हेलो, नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट 21 जो कि आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। क्लास में किसी भी तरीके का डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जो प्रश्न इस क्लास में दिए गए हैं ये इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में दिए गए हैं, तो जिस भी माध्यम के आप हैं उस माध्यम में इन प्रश्नों को पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास करिए। पहले प्रश्न को देखते हैं, अरेंज दिस इवेंट इन इंडियन हिस्ट्री इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। फॉर्मेशन ऑफ ईस्ट इंडियन एसोसिएशन इन लंदन, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन लीग इन कोलकाता, फॉर्मेशन ऑफ सत्य शोधक समाज, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बिहार साइंटिफिक सोसाइटी। क्लास अगर आपको लगे कि वीडियो को पॉज करने की आवश्यकता है तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, आराम से प्रश्न का उत्तर दीजिए, फिर जो उत्तर मैं दे रही हूं उससे अपने आंसर को मैच करिएगा। देखिए, हम ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की जब बात करते हैं तो ईस्ट इंडियन एसोसिएशन के फाउंडर कौन थे, तो याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी। ठीक है, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि दादा भाई नौरोजी ने 1866 में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन का गठन किया था। कहां पर? लंदन में। ठीक है, फिर दूसरा देखिए, कलकत्ता में इंडियन लीग के गठन की बात की गई है, तो इसको किसने गठित किया था? कलकत्ता में इंडियन लीग के गठन की बात की गई है तो शिशिर कुमार घोष। याद रखिएगा, शिशिर कुमार घोष ने इंडियन लीग की स्थापना कब की है? 1875 में, ये याद रखिएगा। सत्य शोधक समाज के गठन की बात की गई है। सत्य शोधक समाज का गठन किसने किया है? ज्योतिबा फूले ने। ठीक है, कब किया है? 1873 में। ठीक है, और आखिरी है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बिहार साइंटिफिक सोसाइटी। इसकी स्थापना कब की गई है? 1868 में, ये याद रखिएगा। अब क्लास इसको हम अरेंज करते हैं पहले इस प्रश्न को। तो सबसे पहले आपको दिख रहा है ईस्ट इंडियन एसोसिएशन हो गया फर्स्ट नंबर पे, फिर उसके बाद फोर्थ बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1868, 4 यहां पर दिया गया। फिर आप देखिए यहां पर हो जाएगा सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फूले द्वारा 3, और फिर 2 1875 में कलकत्ता में इंडियन लीग की स्थापना। ठीक है, यहां पर इसको इंडियन लीग कर लीजिए, इंडियन लीग सही है। इंडियन लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई है? शिशिर कुमार घोष द्वारा 1875 में। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? बी आपका सही उत्तर है। अब आपके परीक्षा में इस तरीके के प्रश्न पहले भी बने हैं, अगर आपने पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को देखा होगा, लेकिन अब जो प्रश्न बन रहे हैं वो इस तरीके से बन रहे हैं कि इन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करिए। पहले डायरेक्ट पूछा जाता था कि ईस्ट इंडियन एसोसिएशन का गठन कहां पर हुआ है, कब हुआ है, किसके द्वारा हुआ है, तो आप बता देते थे ईस्ट इंडियन एसोसिएशन का गठन लंदन में हुआ है, दादा भाई नौरोजी द्वारा हुआ है। ठीक है, और 1866 में हुआ है, इस तरीके से आप बता देते। लेकिन अब देखा जा रहा है कि एसोसिएशंस को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने को दिया जा रहा है पेपर में, तो तैयार रहिएगा इस तरीके के प्रश्न के लिए। कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं, थोड़ा रिवीजन करा दूं। देखो, जब भी दादा भाई नौरोजी की बात आती है तो कुछ फैक्ट्स जल्दी से हम लोग रिवाइज करते हैं। सबसे पहला फैक्ट आपको याद रखना है कि दादा भाई नौरोजी को हम ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब एक चीज यहां पे याद रखना, 1901 में इनके द्वारा जो लिखा गया पुस्तक थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यहां पर ईयर ध्यान रखना क्लास। ठीक है, इन्होंने पब्लिश किया था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ड्रेन थ्योरी की जिसमें इन्होंने बात की है। इन्होंने क्या कहा है? थेम्स, यहां गंगा के पानी को ले जाकर थेम्स में डाला जा रहा है। ड्रेन थ्योरी, भारत की जो वेल्थ है उसको ले जाकर यूरोप में डाला जा रहा है, तो पानी को जो वो कह रहे हैं वो क्या है? वेल्थ से रिलेटेड है। ड्रेन थ्योरी, गंगा के पानी को थेम्स में डाला जा रहा है। तो 1901 में पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इनके द्वारा पब्लिश किया गया था दादा भाई नौरोजी द्वारा। और क्या फैक्ट आपको याद रखना है कि दादा भाई नौरोजी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को, आईएनसी को 3 बार प्रिसाइड किया था, 3 टाइम्स, याद रखिएगा। ठीक है, पहले बार इन्होंने 1886 में कोलकाता में इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। आईएनसी का जो फॉर्मेशन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो गठन है, वो 1885 में हुआ था। और पहले सेशन को किसने प्रिसाइड किया था? उमेश चंद्र बनर्जी ने, WC बनर्जी ने। ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद वाले सेशन को 1886 का जो सेशन कोलकाता में हुआ है उसको किसने प्रिसाइड किया? दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, फिर
दूसरा कौन सा सेशन था? 1893, जो कि कहां पर हुआ है? कोलकाता में हुआ है। उसकी भी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? दादा भाई नौरोजी द्वारा। फिर याद रखिएगा 1906 वाला सेशन, 1906 का जो सेशन है उसकी भी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई है। ठीक है। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ है और 1905 का जो बनारस सेशन था उसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी। उसके बाद वाला सेशन जो था 1906 वाला, वो कोलकाता में हुआ, जिसकी की अध्यक्षता ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई थी। क्लियर हो गया? तो आपके परीक्षा में इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ईयर भी याद रखिएगा, 1901 में पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया आया। 1866 में इन्होंने ईस्ट इंडियन एसोसिएशन का गठन किया था लंदन में, और 1886 याद रखिएगा, 1893 और 1906। ठीक है, याद रहेगा ये 1866 याद रखिएगा। क्लियर क्लास? चलो, फिर इसके बाद इंडियन लीग की जब हम बात करेंगे तो आपको शिशिर कुमार घोष का नाम याद रखना है। शिशिर कुमार घोष ने इंडियन लीग की स्थापना कोलकाता में 1875 में की थी, जो मैंने आपको बता दिया। फिर सत्य शोधक समाज की जब हम बात करेंगे तो ज्योतिबा फूले का नाम आपको याद रखना है। पूछा जाता है गुलामगिरी किसके द्वारा लिखी गई है? लिख लो, प्रश्न पूछा गया है इसलिए बता रही, गुलामगिरी, तो भी याद रखेंगे ज्योतिबा फूले का नाम। ठीक है, 1873 में इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की जब हम बात करेंगे तो इमदाद अली का नाम, सैयद इमदाद अली का नाम आप याद रखिएगा, इसकी स्थापना 1868 में हुई थी। क्लियर क्लास? प्रश्न कहीं से भी बन सकता है, जो जो पॉइंट्स मुझे याद आते जाते हैं मैं सब आपको बताते हुए चलती हूँ। चल, ताकि रिवीजन हो पाए, हम लोग प्रश्नों के माध्यम से मैक्सिमम चीजों को रिवाइज कर ले। अब इस प्रश्न को देखते हैं। अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ सिटीजन? ठीक है, मौलिक कर्तव्यों की यहाँ पर बात की गई है। इंग्लिश हिंदी दोनों में प्रश्न दिया गया है, तो आप जिस भी माध्यम के हैं उस माध्यम में प्रश्न को पढ़िए। पड़ोसी देशों के लोगों को मैत्रीपूर्ण सहयोग प्रदान करना, क्या यह हमारा मौलिक कर्तव्य में दिया गया है? नहीं। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण करना? नहीं। राष्ट्र की रक्षा करना और राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना, जब ऐसा करने के लिए आह्वान किया जाए, और भारत के इतिहास के विषय में अधिकाधिक जानना, तो यहां पर हमारे मौलिक कर्तव्यों में सी ऑप्शन जो है वो शामिल है। ठीक है, सी आपका सही उत्तर है यहाँ पर। अब क्लास, इसके पहले भी मैंने आपसे डिस्कस किया है कि जब भी हम मौलिक कर्तव्यों की बात करेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपके दिमाग में एकदम बैठी रहनी चाहिए, उसमें से सबसे पहली चीज़ ये है कि जो हमारा मूल संविधान था, ठीक है, जो हमारा मेन कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें मौलिक कर्तव्यों की बात नहीं की गई थी, फंडामेंटल ड्यूटीज उसमें मेंशन नहीं था। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों को, फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया था। ठीक है, किस कमिटी के रिकमेंडेशन पे? स्वर्ण सिंह कमिटी के रिकमेंडेशन पे। ठीक है, जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया तब इनकी संख्या कितनी थी? 10 थी। ठीक है, बाद में एक और अमेंडमेंट किया गया है, कौन सा? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसके तहत एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, और आज प्रेजेंट में हम देखें तो इनकी संख्या 11 है। ये याद रखिएगा और मौलिक कर्तव्यों को याद कर लीजिए। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि आपके मौलिक कर्तव्य क्या हैं, तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है। यहां पर देख लीजिए भाग 4A में अनुच्छेद 51A के अंतर्गत, ठीक है, ध्यान दीजिएगा 51A। यहां पर देखिए जो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में जोड़ा गया था वो क्या है? यदि माता पिता या संरक्षक हूं, ठीक है, वह 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे। ये ध्यान दीजिएगा। चलिए थर्ड प्रश्न को हम देखें। थोड़ा सा मैं साइड हो जाऊं ताकि इंग्लिश और हिंदी में दोनों में प्रश्न आपको दिख रहा है। The ozone layer in the earth atmosphere is important for living organism because it जीवित जीवों के लिए पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन की परत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि मैंने आपको पहले के क्लासेस में बताया है कि ओजोन को ना
हम दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं, एक गुड ओजोन, एक बैड ओजोन। ठीक है, बैड ओजोन जो है वो ओजोन ट्रोपोस्फियर में प्रेजेंट होता है, क्षोभ मंडल में प्रेजेंट होता है, और ये एक द्वितीयक प्रदूषक होता है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होता है। ठीक है, लेकिन जब यही ओजोन लेयर के फॉर्म में स्ट्रेटोस्फियर में प्रेजेंट होती है, समताप मंडल में प्रेजेंट होती है, तब ये हमें प्रोटेक्ट करती है यूवी रेज से, और इसे हम गुड ओजोन कहते हैं। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ब्लॉक द एंट्री ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज। ठीक है, ए आपका सही उत्तर है। आसान प्रश्न था ये, बस ये याद रखिएगा। मुझे ध्यान है पीसीएस में जब ये प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से कौन सा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, ये प्रश्न दिया गया था और उसमें ओजोन एक ऑप्शन दिया गया था। तो बहुत से स्टूडेंट जब एग्जाम के बाद आए तो उन्होंने कहा मैम ओजोन तो समताप मंडल में प्रेजेंट होता है, ठीक है, स्ट्रेटोस्फियर में प्रेजेंट होता है, तो ओजोन तो इसका आंसर नहीं होगा। और उसका आंसर ओजोन था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ट्रोपोस्फियर में जो ओजोन आपका फॉर्म हुआ है, ठीक है, ये याद रखिएगा, क्षोभ मंडल में जो ओजोन प्रेजेंट है उसकी बात किया गया था, और क्षोभ मंडल में जो ओजोन प्रेजेंट होता है वो आपका द्वितीयक प्रदूषक होता है, वो पॉल्यूटेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर ये ऑक्सीजन के साथ जब नेसेंट ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो O3 का फॉर्मेशन होता है, लेकिन जब यही ओजोन लेयर के फॉर्म में आपके स्ट्रेटोस्फियर में हो तो वो हमें यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है। चलो आगे देखते हैं। गोल्डन धान अच्छा स्रोत है किसका? गोल्डन राइस इज अ गुड सोर्स ऑफ फैट, नहीं, प्रोटीन नहीं, विटामिन बी नहीं, विटामिन ए। ठीक है, ए सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम यहां पर। अरेंज द फॉलोइंग कमिटी इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्लास आपको प्रश्न हिंदी इंग्लिश दोनों में दिख रहा होगा, मैं थोड़ा साइड इसीलिए हो जाती हूँ। यहां पर आपको जो कमिटीज दी गई हैं इनको करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप एक ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं, एल्ट प्लस आर। ठीक है, की होती है ना कीबोर्ड में, एल्ट प्लस आर दबाते हैं आप लोग, तो यहाँ पर जितनी भी कमिटीज दी गई है ना वो गरीबी से रिलेटेड है, पॉवर्टी से रिलेटेड है। ठीक है, और अगर आपको ये याद है एल्ट प्लस आर तो अरेंज कर लीजिए। सबसे पहले अलग कमिटी आएगी, फिर लकड़वाला कमिटी आएगी, ठीक है, 1 4, फिर उसके बाद तेंदुलकर कमिटी और सबसे आखिरी में रंगराजन कमिटी। तो 1 4 2 3, 1 4 2 3 ऑप्शन ए में दिया है, तो ए आपका सही उत्तर है। क्लास ये जो टॉपिक्स हैं ना ये वाले, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रीलिम्स के लिए भी मैं कहूंगी और मेंस के लिए भी कहूंगी। मेंस के लिए भी आपको इन कमिटीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि इन्होंने क्या रिकमेंडेशन दिया था। तो एक जगह नोट डाउन जरूर कर लिया करिए, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मैं बताती हूँ। पास्ट ईयर्स के पेपर्स देखेंगे तो इन कमिटीज से रिलेटेड प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है, ये तो नए प्रश्न हैं लेकिन इनसे रिलेटेड प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे गए हैं, तो ए आपका सही उत्तर है। अब एक बार इसको देख लेते हैं, ठीक है, क्विक रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि महत्वपूर्ण है, मैंने कहा प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए। सबसे पहले अलग समिति की जब हम बात करेंगे, अलग कमेटी की हम बात करेंगे, तो इसका गठन कब हुआ है? 1979 में हुआ है, नोट डाउन कर लो। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने की है? वाई अलग ने की है, उन्हीं के नाम पर इस कमेटी का नाम भी पड़ा अलग कमेटी। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपकी परीक्षा के लिए ध्यान रखिएगा, यहां पर जो गरीबी का निर्धारण था वो किस आधार पर हुआ था? कैलोरी के आधार पर। ये याद रखिएगा, किस आधार पर हुआ था? कैलोरी इनटेक के आधार पर हुआ था। ठीक है, क्या बोला गया था कि ग्रामीण की जब हम बात करेंगे रूरल की, तो वहां पे आपका 2400 किलो कैलोरी और शहर में 2100 किलो कैलोरी। ठीक है, अब ग्रामीण एरिया में, रूरल एरिया में लोगों को वर्क ज्यादा करना पड़ता है, चलते ज्यादा है, तो वहां पे कैलोरी इनटेक को ज्यादा रखा गया था। क्लियर है? ये सब गरीबी से रिलेटेड है, गरीबी निर्धारण के आधार है ये सब। ठीक है, और शहरों में 2100 किलो कैलोरी रखा गया था। उसके बाद लकड़वाला कमेटी, ठीक है, ये इसका गठन कब हुआ है? 1993 में। किसकी अध्यक्षता में? डीटी लकड़वाला की अध्यक्षता में। यहां पर भी आधार क्या रखा गया? कैलोरी ही रखी गई। यहां पर ध्यान दीजिए, कैलोरी आधारित। ठीक है, और इसकी मुख्य विशेषता क्या थी? वो थी राज्य विशिष्ट गरीबी रेखा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए निर्धारित की गई। क्लियर है? फिर तेंदुलकर समिति,
बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में प्रश्न बना है, कई बार प्रश्न बना है। कब इसका गठन हुआ है? 2005 में। ठीक है, इसका निर्धारण क्या था, किस निर्धारण आधार क्या था, किस बेसिस पे इन्होंने किया? तो इन्होंने कैलोरी आधारित नहीं बात की, इन्होंने कैलोरी इनटेक की बात नहीं की, इन्होंने उपभोग व्यय की बात की। ठीक है, ये याद रखिएगा क्लास। फिर उसके बाद रंगराजन समिति 2012, रंगराजन की अध्यक्षता में इन्होंने विस्तृत उपभोग की बात। इनको देखो, डेट दिया गया है और इंपॉर्टेंट डे दिया गया है। चलो, 11 नवंबर नेशनल एजुकेशन डे, टिक लगा दो। 14 नवंबर को हम लोग चिल्ड्रंस डे भी मनाते हैं, तो याद रखना बच्चे जो होते हैं वो बहुत स्वीट होते हैं, इसी वजह से डायबिटीज डे भी इसी दिन मनाया जाता है, बस ऐसे याद कर लो। 16 नवंबर इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस, सही है। 25 नवंबर नेशनल मिल्क डे, ये गलत है, यहाँ पे 26 नवंबर होना चाहिए। तो उपयुक्त में से कौन से आपके सुमेलित हैं? तो 1 2 3, ओनली 3। ठीक है, खाली 3 जो है वो सुमेलित है, तो सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर देख लो, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्लियर? आगे बढ़े अगले प्रश्न पे। रीजनल रूरल बैंक की बात की गई है, आरआरबी की बात की गई है। दे आर स्टैब्लिश्ड अंडर द आरआरबी एक्ट 1976, दे आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई ऑफ इंडिया। अब क्लास ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको बताने जा रही हूं। जब हम आरबीआई की बात करते हैं, एक मिनट, जब हम आरबीआई की बात करते हैं तो आरबीआई जो है आपको एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए क्या दिया जाता है कि आपको एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है कि रीजनल रूरल बैंक आरआरबी का गठन जो है वो बैंकिंग एक्ट के तहत हुआ है, तो याद रखिएगा नहीं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। दे आर एस्टैब्लिश्ड अंडर द आरआरबी एक्ट 1976, ये आपका सही है। दे आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई ऑफ इंडिया, ये भी सही है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखो क्लास, जो बताने जा रही हूं, यहां पर हिस्सेदारी की बात कर लेते हैं। रीजनल रूरल बैंक की जब हम बात करते हैं तो इसमें हिस्सेदारी होती है। यहाँ पर भारत सरकार की हिस्सेदारी 50% होती है। ठीक है, राज्य सरकार की 15% और जो भी स्पॉन्सर बैंक होता है उसकी हिस्सेदारी 35% होती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 50% किसका है? भारत सरकार का हिस्सेदारी है। ठीक है, 15 राज्य सरकार का और 35 जो भी स्पॉन्सर बैंक है। क्लियर? इनकी स्थापना आरआरबी अधिनियम 1976 के तहत हुई। इनका विनियमन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। क्लियर? आगे बढ़े अगले प्रश्न पे। चलो ये बताओ, द स्ट्रेट ऑफ मलक्का इज अ शिपिंग चैनल बिटवीन द इंडियन ओशियन एंड पैसिफिक ओशियन। पढ़िए, दोनों स्टेटमेंट पढ़िए। इरावदी रिवर इज लोकेटेड इन इंडोनेशिया। तो यहां पर आपको बताना है कि सही उत्तर क्या है। मैप से रिलेटेड क्वेश्चन क्लास हम लोग हर दिन देखते हैं, थोड़े थोड़े क्वेश्चन मैप से रिलेटेड हम लोग रोज देखते हैं। इससे क्या होता है कि मैप भी आपका तैयार हो रहा है। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी तैयार हो रही है। तो यहाँ पर आप बताइए दोनों में से कौन सा कथन आपका क्या बोला गया है? आपका सही और गलत आपको बताना है। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं, आप लोग पढ़ लिए होंगे। मलक्का जलडमरू मध्य की जब हम बात करते हैं मलक्का स्ट्रेट की, तो इज अ शिपिंग चैनल बिटवीन द इंडियन ओशियन एंड पैसिफिक ओशियन, ये बिल्कुल सही है। इरावदी रिवर इज अ सिस्टम लोकेटेड इन इंडोनेशिया, ये आपका गलत है। इरावदी की जब हम बात करते हैं तो ये म्यांमार में है, ना कि इंडोनेशिया में। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पहला तो सही है लेकिन दूसरा जो है वो इनकरेक्ट है। सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सी जो है वो सही उत्तर है। चलो अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग कैनाल इज ड्रॉन फ्रॉम द दामोदर रिवर। ठीक है, तो बताइए निम्न में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है? तो सरहिंद नहर, एडन, बिस्दोआब नहर या फिर ईस्टर्न ग्रे नहर। ए बी सी डी में से आपका सही उत्तर क्या होगा? दामोदर रिवर की बात की गई है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है वो है एडन कैनाल। ठीक है, बी आपका सही उत्तर है। यहां पर एक बार हम लोग देख लेते हैं, थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे दूं इस प्रश्न से रिलेटेड। जैसे एडन नहर की अगर हम बात करेंगे तो ये पश्चिम बंगाल की एक प्रमुख नहर है। ठीक है, दामोदर नदी से निकली है।
क्लियर, ये याद रखिएगा, हो सकता है परीक्षा में कभी पूछ ले। फिर सरहिंद नहर की अगर हम बात करेंगे तो ये किस पर है, सतलज नदी के बाएं किनारे पर रोपड़ पंजाब से निकाली गई है ये, ठीक है। बिट्स दोआब नहर की बात करेंगे तो भाखड़ा नांगल परियोजना का भाग है ये, ठीक है, जिसे सतलज नदी से नोवा के पास से निकाली गई है ये नहर। फिर उसके बाद ईस्टर्न ग्रे की अगर हम बात करेंगे तो फिरोजपुर के समीप सतलज नदी से निकाला गया है। इसका निर्माण कार्य जो है 1933 में पूरा हुआ। चल, एक बार अगर आपको इसको रीड करना है तो आप रीड कर लीजिए, प्रश्न बन जाता है, इसलिए मैंने आपको बताया। यहां पर जो प्रश्न बना था वो यही बना था कि एडन नहर जो है वो किस नदी से निकाली गई है, तो वो दामोदर रिवर से। अगला प्रश्न देखते हैं यहां पर, ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल who among the following proposed that Swaraj be defined as a complete independence free from all the form of the foreign control? बताइए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित करना चाहिए? तो ये प्रश्न जो है ये पास्ट ईयर का एक क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो याद रखिएगा किसने सबसे पहले बोला था कि स्वराज शुड बी डिफाइंड एज अ कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ऑल द फॉर्म ऑफ फॉरेन कंट्रोल, तो ये हजरत मोहानी ने, ठीक है, ये याद रखिएगा, मौलाना हजरत मोहानी द्वारा। यहां पर 1921 के अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन में, याद रखिए 1921 के अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन में हजरत मोहानी ने पहली बार संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य बनाने का प्रस्ताव रखा था, ठीक है। और इन्होंने क्या कहा था कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया, लेकिन यह प्रस्ताव असफल हो गया था। अच्छा, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो याद रखिएगा हकीम अजमल खान द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी, ठीक है। तो जो भी पॉइंट बता रही हूं उसको नोट डाउन करते चलिए। 1921 में, ठीक है, अहमदाबाद का जो सेशन है, रिवाइज कर लीजिए क्लास, अहमदाबाद का जो सेशन जिसकी की अध्यक्षता हकीम अजमल खान ने की है, उस सेशन में हजरत मोहानी ने बोला था कि जब भी हम स्वराज की बात करते तो पूर्ण स्वराज होना चाहिए, मतलब सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से हमें मुक्ति मिलनी चाहिए, ये बात इन्होंने बोली थी, ठीक है। और जब आप पढ़ते हैं 1929 वाले सेशन को, याद है 1929 वाले सेशन को, लाहौर सेशन को, इस अहमदाबाद वाले सेशन में तो इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन जब 1929 वाला लाहौर वाला सेशन होता है जिसकी की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू करते हैं, ठीक है, तब रावी नदी के तट पर तिरंगा फैलाकर वो क्या कहते हैं, फहराकर कि आज से हमारी जो डिमांड है वो पूर्ण स्वराज की होगी, ठीक है। अब स्वराज और राज नहीं, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, ये कांग्रेस द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, आपको पता होना चाहिए कि 1929 के पहले अगर हम देखें तो 1928 का जो समय है वो नेहरू रिपोर्ट का समय है, ठीक है। और नेहरू रिपोर्ट में भी हमने अभी पूर्ण स्वराज की बात नहीं की थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन जब नेहरू रिपोर्ट एक्सेप्ट नहीं की जाती है और साइमन कमीशन भी उस समय आ गया है, तो फिर क्या कहते हैं हम कि अगर हमारा जो नेहरू रिपोर्ट में जो हमने टर्म्स एंड कंडीशंस रखी है, अगर आप उसको 1 साल के अंदर नहीं इंप्लीमेंट करते हैं तो अब हमारा लाहौर सेशन में जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज की मांग कर देते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। इस प्रस्ताव को जो इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा है वो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। अब इस प्रश्न को हम देखते हैं, Consider the following statement regarding the Attorney General of India. He hold the office during the pleasure of Prime Minister. ध्यान दीजिएगा क्लास, क्या लिखा है यहाँ पर, जल्दीबाजी में बिल्कुल भी मत पढ़िएगा, प्राइम मिनिस्टर लिखा है, ठीक है। He is not entitled to the privileges of member of parliament. तो बताइए यहाँ पर अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड आपका कौन सा स्टेटमेंट सही है? यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, ठीक है। यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा, नीदर 1 नॉर 2, ठीक है।
ध्यान दीजिएगा, जब हम अटॉर्नी जनरल की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज आपको पता होना चाहिए ये हमारे संविधान में किस अनुच्छेद में इनके बारे में लिखा है। तो 76 आर्टिकल में इनके बारे में लिखा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। भारत के महान्यायवादी के पद की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 76 में की गई है। या देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। ठीक है, कानूनी अधिकारी होता है। वहां पर क्या दिया गया था, मैंने आपको हिंट दे दिया था कि लिखा था ही होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के प्लेजर पे कोई भी अपने ऑफिस को नहीं होल्ड करता है, यहां पर वो प्रेसिडेंट होना चाहिए। ठीक है, तो वही चीज यहां पर लिखी गई है। या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। संसद के सदनों में बोलने व कार्यवाही में भाग लेने का इन्हें हक है। अगर ये चाहे तो बैठ सकते हैं, सेशंस में बैठ सकते हैं, हाँ, लेकिन वोट देने का अधिकार इनके पास नहीं होता। क्यों? ऑफ कोर्स सी बात है, क्योंकि ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो होते नहीं है। ठीक है, संसद में बैठ सकते हैं लेकिन वोटिंग का अधिकार नहीं होता है। संसद के सदनों में बोलने व कार्रवाई में भाग लेने या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में मताधिकार के बगैर, क्या लिखा है, मताधिकार, वोटिंग राइट नहीं होता है, के बगैर भाग लेने का अधिकार इनके पास होता है। एक संसद सदस्य की तरह सभी भत्ते व विशेषाधिकार का वह अधिकारी होते हैं। तो सारे अधिकार इनको प्राप्त हैं जो संसद सदस्यों को प्राप्त होते हैं, लेकिन वोटिंग का अधिकार नहीं होता है। ध्यान रखिएगा क्लास, यही छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है पेपर में। जब भी अटॉर्नी जनरल की बात होगी तो आपको याद रखना है कि वो सेशंस में बैठ तो सकते हैं, ठीक है, लेकिन वोटिंग राइट उनके पास नहीं होती है, क्योंकि यही थोड़ा सा आपको एग्जामिनर कंफ्यूज कर देगा। चलो, सोलर एनर्जी प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन। सौर ऊर्जा सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किस चक्र में निभाती है? कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वाटर साइकिल। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं कि हम किसी भी साइकिल की बात करें, ठीक है, उसमें सौर ऊर्जा का अपना महत्व है। ठीक है, सब में, हर साइकिल में सौर ऊर्जा का महत्व है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लेकिन प्रश्न में पूछ लिया गया है मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है, इस वजह से हमें एक को टिक लगाना पड़ेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल तो वाटर, जल चक्र में ये प्ले करती है। ठीक है, अब आप खुद सोचो, यहां पर वाटर बॉडी है, ठीक है, यहां पर वाटर बॉडी है कोई, फिर यहां पर सूर्य है, सन है, सन की किरणें जब इस पर पड़ रही है तो वेपर के फॉर्म में ऊपर उठ रही है, ठीक है, वाष्प के फॉर्म में, और फिर क्लाउड का फॉर्मेशन कर रही है। यही क्लाउड जब ठंडी होगी, किसी ह्यूज उससे टकराएगी तो प्रेसिपिटेशन होगा, वर्षा होगी। तो जब तक सूर्य की किरणें नहीं होगी तो वाष्प नहीं बनेगा और क्लाउड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इसीलिए वाटर साइकिल में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ये प्ले कर रही है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। डी आपका सही उत्तर है। 13वें प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कौन सी समिति पहले गठित की गई थी? तो ये तो आप सभी को पता होगा, संथानम कमेटी की बात की गई है, बलवंत राय मेहता कमेटी की बात की गई है, अशोक मेहता कमेटी की बात की गई है और पीके थुंगन कमेटी की बात की गई है। तो सबसे पहली कमेटी जो थी, ठीक है, वो आपकी थी बलवंत राय मेहता कमेटी। ये आसान प्रश्न था, लेकिन कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बलवंत राय मेहता कमेटी, बी आपका सही उत्तर है। ठीक है, यहां पर देख लीजिए, सबसे पहले 1956 में बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन हुआ है, फिर संथानम समिति का 1963 में, सादिक अली समिति का 1964 में, अशोक मेहता कमेटी, ठीक है, फिर यहाँ पे जीवीके राव कमेटी 1985, अशोक मेहता याद रखेगा 1977, एलएम सिंघवी कमेटी 1986 और पीके थुंगन कमेटी 1988। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने से रिलेटेड प्रश्न आपके परीक्षा में बन रहे हैं, चाहे कमिटीज हो, चाहे अभी हमने देखा कि गरीबी से रिलेटेड कमिटीज थी, उनको भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने को पेपर में दिया गया था। यहाँ पर पंचायती राज इंस्टीट्यूट, मतलब पंचायती राज से रिलेटेड जो भी कमिटीज हैं उनको भी एक बार दिया गया है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने को। यहाँ तक कि जो केसेस हैं, गोलकनाथ केस, ठीक है, केशवानंद भारती केस, ये सब भी आपको अरेंज करने को दिया गया था। तो ऐसे प्रश्नों को एक जगह नोट डाउन करते रहिए क्लास, क्योंकि अब परीक्षा में इस तरीके के प्रश्न देखे जा रहे हैं। अब इस प्रश्न को देख लो, यहाँ पर क्या दिया गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जीवन बीमा निगम, नाबार्ड और यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की बात की गई है।
आप सभी को नाबार्ड के बारे में पता होगा कि जब भी हम नाबार्ड की बात करते हैं तो 6वीं पंचवर्षीय योजना के तहत इसका गठन हुआ था। ये चीज मैंने आपको बताई है, ठीक है, 6वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। अब हम इसको थोड़ा अरेंज करते हैं। नाबार्ड आपका हो गया सी का फोर्थ, ध्यान दीजिएगा, सी का फोर्थ यहां भी दिया है, यहां भी दिया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो यहां पर आपका हो जाएगा 1955 एसबीआई, ठीक है, एसबीआई 1955। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की जब हम बात करेंगे तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा 1956, ठीक है। यूटीआई की बात करेंगे तो 1964, तो बी आपका सही उत्तर है। कहीं पर भी ऐसा लगे क्लास की वीडियो को पॉज करने की आवश्यकता है, थोड़ा प्रश्न को पढ़ने के लिए और समय की आवश्यकता चाहिए थी मैम, या उत्तर जल्दी दे दिया तो आप खुद वीडियो को पॉज कर लिया करिए और प्रश्नों को आराम से पढ़ लिया करिए। अगला प्रश्न हम देखते हैं, बी आपका सही उत्तर है। इस प्रश्न को देखिए, निसार सैटेलाइट मिशन के बारे में दिया गया है। ये जो है वर्ल्ड की फर्स्ट डुअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक एपर्चर रेडार सैटेलाइट है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है, द मिशन ऑब्जेक्टिव इज टू मॉनिटर सबटल एंड स्लो चेंज ऑन अर्थ सरफेस। तो यहां पर कौन से कथन आपके सही हैं बोला गया है, ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। तो बताइए क्लास, निसार उपग्रह मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह दुनिया का पहला द्विआवृत्ति सिंथेटिक एपर्चर रेडार उपग्रह है, सही है। मिशन का उद्देश्य पृथ्वी की सतह पर होने वाले सूक्ष्म और धीमे बदलाव की निगरानी करना, यह भी सही है। तो दोनों ही बिल्कुल सही है, ठीक है। यहां पर आप देख लीजिए, दोनों बिल्कुल सही है। नासा और इसरो का मिशन है ये निसार, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। ये जो प्रश्न है, आप में से किसी स्टूडेंट ने पूछा था कि मैम जो प्रश्न दिए जा रहे हैं क्या ये पास्ट ईयर्स के पेपर से कि प्रश्न है कि नए प्रश्न है। तो कुछ पास्ट ईयर्स के भी हैं, कुछ नए भी हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से आप लोग करेंगे। तो बताइए, ये जो प्रश्न है ये आपका पास्ट ईयर का क्वेश्चन है, PYQ है ये, ठीक है, पास्ट ईयर का क्वेश्चन है। अभी हमने देखा कि जब हम नाबार्ड की बात करते हैं तो नाबार्ड का गठन 6वीं पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ है। 1 2 3 4 5 6 शब्द है ना, तो 6वीं पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ है। ऐसा किसी ने मुझे बोला था तो मुझे याद है कि नाबार्ड में 6 है, 6 लेटर्स है, तो 6वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। इसका गठन कब हुआ है? 1982 में हुआ है, अभी हमने देखा है। बैंक लिंकेज प्रोग्राम ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रीजनल रूरल बैंक, अभी हमने देखा एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रीजनल रूरल बैंक कब हुआ है? 1975 में, ठीक है, 1975 में ये हो गया। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका कब आया है? 1998 में। कब आया है? 1998 में, ठीक है। और सेल्फ हेल्प ग्रुप, बैंक लिंकेज प्रोग्राम ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप 1992। अरेंज करिए तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? 4 के बाद 1 के बाद 2 के बाद 3, ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। एक बार हम देख भी लेते हैं इसको। ए आपका सही उत्तर है। जब हम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की बात करेंगे 1975, नाबार्ड की स्थापना की बात करेंगे 1982, ठीक है। स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज प्रोग्राम 1992, किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998, ठीक है, केसीसी। चलो आगे बढ़ते हैं। 17 प्रश्न को देखिए, क्षोभ मंडल के बारे में दिया गया, ट्रोपोस्फियर के बारे में दिया गया है। इट्स एवरेज हाइट इज 13 किलोमीटर। इट इज द अपरमोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फियर। द टेम्परेचर ऑफ दिस लेयर इंक्रीजेस विद एल्टीट्यूड। और आखिरी दिया गया मोर देन वन ऑफ द एबव। इसमें आपको बताना है कौन सा कथन आपका सत्य है, ठीक है। बताइए, सत्य कथन आपको बताना है। तो सत्य तो आपका एक ही है। क्यों? क्योंकि जब हम एटमॉस्फेयर की बात करते हैं जो सबसे लोवेस्ट लेयर है वो ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर के बाद स्ट्रेटोस्फियर आती है ना, तो ये तो आपका गलत हो गया, ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ दिस लेयर इंक्रीजेस विद एल्टीट्यूड, ये भी गलत है, इट डिक्रीजेस विद एल्टीट्यूड। तो ओनली ए इज राइट आंसर।
क्षोभ मंडल की अगर हम बात करें तो ये सबसे निचली है। अभी जब मैं आपको बता रही थी तो यही तो बताई थी, ये आपका एटमॉस्फेयर है, ठीक है। एटमॉस्फेयर में जो सबसे पहली लेयर होती है, ये जो पहली लेयर होती है वो आपकी ट्रोपोस्फियर होती है। ट्रोपोस्फियर के बाद स्ट्रेटोस्फियर होती है, फिर आइनोस्फियर, एक्सोस्फियर, ठीक है। ध्यान दो, इसकी औसत ऊंचाई जो है वो 13 किलोमीटर है, ठीक है, जो कि ध्रुवों के पास अगर हम देखें तो वो 8 किलोमीटर है, तथा विश्व पोल्स के पास अगर हम देखें तो 18 है, सर्वाधिक पोल के पास है, ये याद रखिएगा। चलो अगला हम देखते हैं 18th प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक इज नोन एज द मिनरल रिजर्वॉयर इन इंडिया। कई बार मैंने आपको बताया है, जब भी हम धारवाड़ की बात करेंगे तो ये मिनरल रिच है, यहां पर से हमें मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है। गोंडवाना की हम बात करेंगे तो यहां से हमको कोयला मिलता है ना, फॉसिल्स मिलते हैं, कोयला मिलता है। तो ए आपका सही उत्तर हो गया। टिक नहीं लगाया मैंने, लेकिन आपको उत्तर पता चल गया होगा, धारवाड़। धारवाड़ प्राचीनतम परतदार चट्टानें हैं, इसमें जीवाश्म फॉसिल्स का अभाव पाया जाता है, ये क्लियर होगा, ठीक है। यहां पर मिनरल्स मुख्य रूप से आपको मिलते हैं, जैसे लोहा, सोना, ठीक है, मैग्नीज, तांबा आदि इस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। जबकि हम जब गोंडवाना क्रम की चट्टानों की बात करते हैं तो ये कोयले के लिए फेमस है। 19वां प्रश्न देखो, यहां पर क्या दिया गया है, स्वदेशी मूवमेंट से रिलेटेड दिया गया है, थोड़ा साइड हो जाओ, पढ़ लो। It contributed to the revival of skill and industries of indigenous craftsmen. The National Council of Education was established as a component of Swadeshi movement. तो बताओ यहां पर आपका सही उत्तर क्या है। तो देखिए क्लास, 1905 के समय पे हम चलते हैं। 1905 के समय में हम चलते हैं। 1905 में एक बहुत बड़ी घटना घटी थी, वो ये थी कि लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को दो हिस्सों में विभाजित कर दिया था, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल, ठीक है। ये विभाजन उसने ये कह के बोला था कि बंगाल जो है वो एक बहुत बड़ा प्रोविंस है और इसको एडमिनिस्टर करना पॉसिबल नहीं हो रहा है, इस वजह से हम इसे दो हिस्सों में विभाजित कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई आप सभी जानते हैं। बंगाल एक ऐसा केंद्र था जहां पर देशभक्ति जो थी वो उमड़ रही थी, ठीक है। और यहां पर कर्जन क्या करता है, डिवाइड एंड रूल लगाता है। दो हिस्सों में बंगाल का विभाजन इस तरीके से करता है कि एक हिस्से में आपके मुस्लिम मेजॉरिटी में है, एक में हिंदू मेजॉरिटी में। तो डिवाइड एंड रूल के तहत मेन उसका जो टारगेट था ना फूट डालने का, वो यही था कि फूट डाल दो, डिवाइड एंड रूल, इनको डिवाइड करो, इनके बीच की यूनिटी ब्रेक करोगे तो खुद ही बंगाल आपका कमजोर पड़ जाएगा, ये आप सभी को पता है। अच्छा, यहां पर 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन हो गया था, ये भी याद रखिएगा। यहां पर महत्वपूर्ण बात यह थी कि लोग विरोध कर रहे थे कि बंगाल का विभाजन नहीं होना चाहिए। जो बंगाल के लोग थे वो इसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे कि बंगाल को विभाजित होना चाहिए। इसी के चलते स्वदेशी मूवमेंट भी स्टार्ट हुआ। स्वदेशी मूवमेंट में हमने क्या कहा, जो भी फॉरेन गुड्स हैं, ठीक है, उनको हम बाइकॉट करेंगे, हमारे यहाँ की जो इंडिजिनस प्रोडक्ट है हम उन्हें प्रमोट करेंगे, ठीक है। खादी की बात की गई, चरखे की बात की गई, फॉरेन गुड्स को जलाने की बात की गई, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो इट कॉन्ट्रीब्यूट टू द रिवाइवल ऑफ द स्किल एंड इंडस्ट्रीज ऑफ द इंडिजिनस क्राफ्टमैन। इसने देशी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान दिया, बिल्कुल सही है। स्वदेशी आंदोलन एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई, ये भी बिल्कुल सही है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन वाज एस्टैब्लिश्ड एज अ कंपोनेंट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। दोनों ही बिल्कुल सही हैं, सी आपका सही उत्तर है क्लास, ठीक है। तो यहां पर स्वदेशी की बात की गई, बाइकॉट की बात की गई, और क्या बोला गया था, ध्यान दीजिएगा, मतलब नेशनल एजुकेशन को प्रमोट करने की बात यहां पर की गई थी। देखो, शिक्षा के क्षेत्र में यहां पर ध्यान देना, शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय विद्यालय स्थापित किए गए, जिसने देशी शिल्पकारों के कौशल व स्वदेशी उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान दिया था। स्वदेशी आंदोलन के दौरान अनेक कपड़ा मिले, साबुन और दिया सलाई के कारखाने, हैंडलूम, राष्ट्रीय बैंक तथा बीमा कंपनियां खोली गई। अगला प्रश्न, 20वां प्रश्न, विथ रेफरेंस टू द स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया, which of the following statement are correct? In India, each state has a governor, but same person cannot be governor of two provinces. दिया गया है,
दूसरा स्टेटमेंट आपको दिया गया है, द गवर्नर is vested with the executive power which are exercised by him or her through the subordinate as per the constitution। इनमें से कौन सा सही है बोला गया है, ठीक है। अच्छा, यहां पे कैन नॉट मैंने बोला था ना, वही कैन नॉट बोला था ना मैंने, मुझे लग रहा है पढ़ते समय। यहां पर ध्यान दीजिएगा, ईच स्टेट शुड हैव गवर्नर, ठीक है, ठीक है, राज्यों में गवर्नर होने चाहिए और एक राज्यपाल, ऐसा नहीं है कि खाली एक ही राज्य का गवर्नर होगा। द सेम पर्सन कैन ऑल्सो बी द गवर्नर ऑफ 2 और मोर प्रोविंसेस। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। भारत में प्रत्येक राज्य के अंतर्गत एक राज्यपाल होता है, लेकिन वही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक प्रांतों का भी राज्यपाल हो सकता है। सही है। राज्यपाल में कार्यपालिका शक्ति निहित होती है और संविधान के अनुसार उनके द्वारा स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से इसे प्रयोग में लाया जा सकता है। दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सी आपका यहां पर सही उत्तर है, ठीक है। राज्यपाल की जब हम बात करते हैं तो हम किस आर्टिकल की बात करते हैं? 153 आर्टिकल की बात करते हैं, याद रखिएगा। 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा उक्त अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया कि एक ही व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त हो सकता है। ये ध्यान दीजिएगा। कौन सा अमेंडमेंट था? 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 में। नोट कर लो, हो सकता है परीक्षा में इस तरीके से प्रश्न पूछ लिया जाए। अनुच्छेद 154 के क्लॉज 1 में अगर आप देखेंगे तो इसमें लिखा है, उक्त अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा, ठीक है। एग्जीक्यूटिव पावर अगर हम स्टेट की बात करते हैं तो किसके पास होती? गवर्नर के पास होती है, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलो अगला प्रश्न देखिए, 21वां प्रश्न देखिए यहां पर। In which of the following group are the countries of both BIMSTEC and SAARC members are there? ठीक है, BIMSTEC और SAARC मेंबर की बात यहां पर की गई है। तो अगर आपको वीडियो को पॉज करना है तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, थोड़ा सा समय ले लीजिए यहां पर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बांग्लादेश जो है, ठीक है, वो आपका BIMSTEC में भी है और SAARC में भी है, ठीक है। इंडिया है, नेपाल है, म्यांमार नहीं है। कॉमन बताना है। बिम्स्टेक में देखिए बांग्लादेश बिम्स्टेक सार्क दोनों में, भूटान, इंडिया और नेपाल, ये होगा। सी आपका सही उत्तर होगा। वीडियो को पॉज करना है तो पॉज कर लीजिए, क्लास आराम से देख लीजिए। अब इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। यहां पे देखो सी आपका सही उत्तर है। यहां पर देखो, ध्यान दीजिएगा, श्रीलंका, नेपाल, इंडिया, भूटान, बांग्लादेश। आप ऐसे लिख सकते हो BBINS, ठीक है। BBINS जो है वो बिम्स्टेक में भी है और शार्क में भी है। बी से भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, इंडिया हो गया, एन से नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, ठीक है। अब इन्हीं में हम अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मालदीव्स को जोड़ दें तो शार्क बन जाएगा। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और मालदीव्स को, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और म्यांमार, थाईलैंड, फिलीपींस, मलेशिया, वियतनाम, ब्रुनेई, सिंगापुर, लाओस, कंबोडिया, इंडोनेशिया, ये सब आसियान बना देंगे। तो बस आप ऐसे याद रखिएगा। हो सकता है आपकी परीक्षा में कभी पूछ ले कि कॉमन कौन है, तो BBINS याद रखिएगा। जो मेंबर्स आपके बिम्स्टेक में भी हैं और सार्क में भी हैं, ये मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो यहां पर आप देख लीजिए, बांग्लादेश यहाँ पे, अरे ये बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, इंडिया हो गया, नेपाल हो गया और श्रीलंका हो जाएगा। अगला प्रश्न 22वां प्रश्न वारली पेंटिंग से रिलेटेड है। वारली पेंटिंग इज कंसिडर्ड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वारली पेंटिंग से रिलेटेड क्या दिया गया है कि इट इज अ ट्राइबल फोक आर्ट ऑफ राजस्थान, ठीक है, राजस्थान दिया गया है। इट डिपिक्ट द एलिमेंट ऑफ नेचर थ्रू जियोमेट्रिक शेप। इसमें प्रकृति के तत्वों को ज्यामितीय आकृति द्वारा दर्शाया जाता है। तो इट इज अ फोक आर्ट ऑफ महाराष्ट्र, ना कि राजस्थान। इट डिपिक्ट द एलिमेंट ऑफ नेचर थ्रू
जियोमेट्रिक शेप ये सही है, तो बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है। वाली चित्रकला एक आदिवासी चित्रकला है जो मुख्यतः महाराष्ट्र, मैंने मध्य प्रदेश बोला है क्या क्लास? अगर मैंने मध्य प्रदेश बोला है तो उसको महाराष्ट्र कर लो, मेरे दिमाग में महाराष्ट्र है, लेकिन मैंने अगर गलती से भी एमपी बोल दिया है तो उसको सही कर लीजिएगा, महाराष्ट्र होगा यहाँ पर। ठीक है। तो यह आदिवासी चित्रकला जो मुख्यतः महाराष्ट्र के उत्तरी सह्याद्री पर्वतमाला के वाली आदिवासियों द्वारा बनाई जाती है। 22वें प्रश्न को देखिए, अरे 23वें प्रश्न को। क्रिप्स मिशन अगस्त ऑफर बिगिंस द क्विट इंडिया मूवमेंट एंड बिगनिंग ऑफ पर्सनल इंडिविजुअल, यहाँ पे इंडिविजुअल सत्याग्रह, बताइए, थोड़ा सा सोच लीजिए और बताइए। यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा मैं हिंट देती हूँ, मैंने आपको बताया था ए के बाद सी आता है, हमेशा याद रखिएगा, ए के बाद सी आता है। ठीक है। तो बताइए यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? अगस्त ऑफर के बाद क्रिप्स मिशन आएगा। तो अगस्त ऑफर आपका कब आया? 1940 में आया है। ठीक है। 8 अगस्त, देखिए अगस्त ऑफर जो है वो 1940 में आया है। ठीक है। व्यक्तिगत सत्याग्रह की जब आप बात करेंगे, इंडिविजुअल सत्याग्रह की आप बात करेंगे, तो ये भी आपका 1940 में ही स्टार्ट हुआ है, लेकिन अक्टूबर में, ये याद रखिएगा, अक्टूबर में, अक्टूबर 1940, अगस्त 1940। ठीक है। क्रिप्स मिशन की जब हम बात करते हैं तो हम इसे पोस्ट डेटेड चेक कहते हैं ना। क्रिप्स मिशन के बाद भारत छोड़ो आंदोलन हुआ है। इंडिविजुअल सत्याग्रह से रिलेटेड प्रश्न परीक्षा में क्या बनता है कि पहले सत्याग्रही कौन थे इंडिविजुअल सत्याग्रह के? तो विनोबा भावे। और दूसरे सत्याग्रही इंडिविजुअल सत्याग्रह के कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ये प्रश्न परीक्षा में बना है, इसलिए बता रही। तो एक के बाद 4 हो जाएगा, एक के बाद 4 तो इसी ऑप्शन में दिया है। ठीक है। फिर उसके बाद क्रिप्स मिशन जिसको कि पोस्ट डेटेड चेक कहा गया है, और तीसरा हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में ही। ठीक है। यहां पर देख लो 8 अगस्त 1940 अगस्त प्रस्ताव, व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को प्रथम चरण में। ठीक है। जिसमें कि महात्मा गांधी द्वारा विनोबा भावे को चूज किया गया था, और दूसरे सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। यहां से प्रश्न बना है। क्रिप्स मिशन की बात करेंगे तो मार्च 1942 जिसको कि पोस्ट डेटेड चेक बोला गया है, और फिर उसके बाद अगस्त में यहां पर 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ है। ठीक है। क्रिप्स मिशन याद रखिएगा, पोस्ट डेटेड चेक इसे बोला गया है, पूछा जाता है। ठीक है। यहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये भी याद रखिएगा क्लास कि ना ही अगस्त ऑफर में ना ही क्रिप्स मिशन में कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात की गई थी। कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वतंत्रता की बात माउंटबेटन प्लान में ही की गई है, और माउंटबेटन प्लान के बाद भारत का विभाजन हो जाता है, याद रखिएगा। ठीक है। यहां पर अगर हम अगस्त ऑफर और क्रिप्स मिशन की बात करें तो यहां पर डोमिनियन स्टेटस की ही बात की गई है, ये याद रखिएगा। और हमने जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उन्होंने तो पूर्ण स्वराज की बात 1929 में ही कर दी है, और आज कौन सा समय चल रहा? अभी 1942 का समय चल रहा है, और आप डोमिनियन स्टेटस पे ही बैठे हुए हैं। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस इसको कभी भी नहीं मानेगी, क्योंकि 1929 में ही उन्होंने डोमिनियन स्टेटस की बात कर दी थी। अगर 1928 के नेहरू रिपोर्ट को ये एक्सेप्ट कर लेते तो चलता भी, लेकिन जब इन्होंने नहीं एक्सेप्ट किया 1 साल के अल्टीमेटम पे भी, तब हमने 1929 में पूर्ण स्वराज कह दिया, और बिना पूर्ण स्वराज लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं मानने वाली थी। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग थी। मुस्लिम लीग को एक कंप्लीट, एक अलग देश चाहिए था, पाकिस्तान। उनकी डिमांड क्या थी? पाकिस्तान की। तो दोनों इन प्रपोजल्स को नहीं एक्सेप्ट करते हैं। आगे देखते हैं 24वें प्रश्न को देखिए। ईच ऑफ द 2 ट्रॉपिक्स ओवर द ओशियन approximately 30 to 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड इज कॉल्ड हॉर्स लैटिट्यूड। ठीक है। फिर उसके बाद आपको दिया गया हॉर्स लैटिट्यूड आर लो प्रेशर ट्रॉपिक। तो यहां पर बताइए आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हॉर्स लैटिट्यूड की बात की गई है। तो यहां पर आपका कौन सा स्टेटमेंट सही है? केवल एक जो स्टेटमेंट सही है। ठीक है।
ए आपका सही है। ध्यान दीजिएगा क्लास, ये देखिए ये 32-35 डिग्री की बात यहाँ पर की गई। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये आपका हॉर्स लैटिट्यूड होता है। इसके पीछे की कहानी भी है कि प्राचीन काल में घोड़ों से लदे जो जलयान होते थे वो संचालन में पर्याप्त कठिनाई होती थी इस क्षेत्र में, तो इस वजह से वो क्या करते थे, हल्का करने के लिए अपने जैसे यहाँ पर जो मूवमेंट होता था इस एरिया में 32-35 हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो शिप्स होती थी वो मूव नहीं कर पाती थी और घोड़े लदे होते थे, तो मतलब अपने शिप को हल्का करने के लिए और वो मूव कर पाए, इस वजह से घोड़ों को नदी में फेंक दिया जाता था। तो इसी के बेसिस पे इसका नाम हॉर्स लैटिट्यूड पड़ गया। ठीक है, चल इसको देख लो। जल विद्युत संयंत्र की बात की गई है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट की बात की गई है और स्टेट्स दिए गए हैं, आपको सुमेलित करना है यहाँ पर। तो सुमेलित कर लो, ये 25वां प्रश्न है, आज की क्लास का आखिरी प्रश्न है ये आज की क्लास का आखिरी प्रश्न है। डोयांग की हम बात करेंगे तो ये आपका कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, गोमती की त्रिपुरा, कपिली की असम, रंगा नदी नागालैंड। डी आपका सही उत्तर है यहाँ पर। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की बात यहाँ पर, एक मिनट, सॉरी क्लास, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक मिनट, एक बार रुकिए। ध्यान दीजिए, यहाँ पर डोयांग की बात की गई है, तो डोयांग आपका कहाँ पर है, नागालैंड में है। ठीक है, नागालैंड में। गोमती की बात करेंगे तो ये त्रिपुरा में है, ये त्रिपुरा में है। ठीक है, कपिली की बात करेंगे तो असम और रंगा नदी की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश। ए आपका सही उत्तर होगा, ए आपका सही उत्तर होगा। डोयांग जो जल विद्युत संयंत्र है ये नागालैंड में है, गोमती त्रिपुरा में है, कपिली जो है असम में है, रंगा नदी जो है अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, इसको आप लोग ने नोट डाउन कर लिया होगा। चल, अब आज की क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। ये 25वां प्रश्न था, आखिरी प्रश्न था। आज की क्लास को एंड करने से पहले थोड़ी सी जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहूंगी यूपीपीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2026 के बारे में। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर सिलेबस को कवर किया गया है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों की। प्रीलिम्स में किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं ये आपको बताया जाएगा, पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कराई जाएगी। मेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर थ्योरी तो कंप्लीट कराई ही जाएगी, साथ ही साथ मेंस में आंसर्स किस तरीके से लिखना है आपको ये भी बताया जाएगा। तो इस कोर्स से जुड़ने के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है या कोई क्वेरी है, कोई चीज़ आप पूछना चाहते हैं, तब भी आप इस नंबर पर कांटेक्ट करिए, यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो थैंक यू सो मच क्लास, आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू सो मच। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए, और लास्ट में फिर कहूँगी सबसे ज़्यादा भरोसा खुद पे रखिएगा। ठीक है, अपने पे विश्वास रखिए, कर्म करिए, पढ़ाई करिए, अपने ईश्वर पर विश्वास रखिए, माता पिता के आशीर्वाद पर विश्वास रखिए। जीवन में आप बहुत आगे जाएंगे, लेकिन विश्वास होना चाहिए। ठीक है, और कर्म भी आपको करना पड़ेगा। पढ़ाई बिना किए आपको सफलता नहीं मिल पाएगी। तो पुट योर 100%, अपना 100% दीजिए, उसके बाद ईश्वर पर छोड़िए, परिणाम बहुत ही अच्छा रहेगा। तो थैंक यू सो मच क्लास, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। कोई भी दिक्कत हो तो बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पूरे डिकोड एग्जाम की टीम आपकी मदद के लिए है। धन्यवाद। आशा करती हूँ आपका दिन खूब अच्छा जाए। खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए और मुस्कुराते रहिए।